प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निरपाल MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में लोक वित्त के मूलभूत सिद्धांतों को भलीभांति समझने के लिए लोक और व्यक्तिगत अर्थ प्रबंध के भेद को समझना अत्यंत आवश्यक है। लोक वित्त और निजी वित्त में कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु दीर्घकाल में राज्य और व्यक्ति दोनों ही आय तथा व्यय में सामंजस्य स्थापित करते हैं। दोनों प्रकार की वित्त व्यवस्थाओं के सिद्धांत मूल रूप से एक ही होते हैं। दोनों की समस्याएं भी लगभग एक सी ही होती हैं और दोनों का उद्देश्य भी अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही होता है, परंतु दोनों के बजट असंतुलित होते हैं। लेकिन एक स्थिति में पहुंचने के पश्चात आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करना ही पड़ता है। कभी कभी आकस्मिक आवश्यकताओं को ऋण लेकर पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही इस प्रकार व्यय करना चाहते हैं जिससे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके और समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय कर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सके। आर्थिक उच्चावचनों का दोनों के अर्थ प्रबंधन पर भी समान प्रभाव पड़ता है। देश में अगर मुद्रास्फीति अथवा महंगाई की स्थिति व्याप्त हो तो इसका प्रभाव भी व्यक्ति एवं राज्य दोनों पर ही पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति और राज्य की वित्तीय व्यवस्था में अत्यधिक समानता है, फिर भी इन दोनों की उद्देश्य, प्रकृति, व्यवस्था और प्रशासन में कुछ मौलिक अंतर अवश्य है। व्यक्तिगत अर्थ प्रबंध में एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की तृप्ति के संबंध में वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि लोक वित्त में सरकार की उन वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनके द्वारा जनता की सामूहिक आवश्यकताएं पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार लोक वित्त और निजी वित्त दोनों में अनेक समानताएं होने पर भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, उद्देश्य के आधार पर अंतर। व्यक्ति का हित सदैव निजी स्वार्थ पर केंद्रित होता है और उसके बजट का भी मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। इसके विपरीत राज्य क्षेत्र विशेष के नागरिकों की सुविधाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे विभाग भी हो सकते हैं जो लाभ के आधार पर संचालित होते हैं, जिसके अंतर्गत रेल, डाकतार विभाग आदि शामिल है। प्राय सेवाओं में लोक कल्याण की भावना ही प्रमुख रहती है, जबकि निजी वित्त में केवल एक व्यक्ति के निर्णय केवल उसकी आर्थिक परिस्थितियों और मान्यताओं द्वारा प्रभावित होते हैं। लोक वित्त में राजनीतिज्ञों का प्रभाव शक्तिशाली होता है और कभी कभी सरकार को व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण अनुचित कार्य करने के लिए भी बाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति साधारणतः अपनी तात्कालिक संतुष्टि से ही संबंध रखता है, क्योंकि वह इसमें विश्वास रखता है कि दीर्घकाल में तो सभी मर जाएंगे। लेकिन राज्य इतनी अल्प दृष्टि वाला नहीं होता। पत्ते झड़ते हैं पर वृक्ष खड़ा रहता है। इस मनोवृत्ति से वह यह मानकर चलता है कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, किंतु राज्य का जीवन अमर रहता है। वास्तव में राज्य को वर्तमान और भविष्य के हितों में संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जबकि व्यक्ति केवल तात्कालिक संतुष्टि से ही मतलब रखता है। व्यक्ति अपने व्यय को समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आयोजित करने की चेष्टा करता है, जबकि राजकीय व्यय विभिन्न राजनीतिक निर्णयों द्वारा निश्चित किए जाते हैं।
और समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आय व्यय के समायोजन में अंतर। व्यक्ति अपनी आय का अनुमान लगाकर अपना व्यय निर्धारित करता है, अर्थात वह यह मान के चलता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जबकि लोक वित्त के अंतर्गत सरकार द्वारा पहले यह निश्चित किया जाता है कि उसे विभिन्न मदों पर कुल कितना खर्च करना है और खर्चा तय करने के पश्चात राज्य आमदनी के साधन जुटाता है। दोनों ही वित्त व्यवस्थाएं अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उचित सिद्धांतों के अनुकूल नहीं चल पाती है। व्यक्ति का व्यय जब बढ़ने लगता है तो उसे अधिक आय के साधन खोजने पड़ते हैं और सरकार के बजट में आय व्यय से अधिक हो जाती है, तब अतिरिक्त आय को वह जनहित में व्यय करने का निश्चय करती है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि सरकार को आय के अनुसार व्यय का समायोजन करना पड़ता है, जो लोक वित्त के सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध है। राज्य सदैव ही अपने व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने में सफल हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी आय के अभाव में सरकार को अपना व्यय कम करना पड़ता है, जैसा कि वर्तमान परिस्थिति में कोविड काल में देखने को मिल रहा है। अवधि में अंतर। सार्वजनिक वित्त का आयोजन दीर्घकाल के लिए होता है, क्योंकि सरकार की अधिकांश योजनाएं मध्यम अथवा दीर्घकालीन होती है और सरकार निरंतर चलती है, जबकि व्यक्ति यह मानकर चलता है कि दीर्घकाल में सभी व्यक्ति मर जाएंगे। इस दृष्टि से व्यक्ति प्राय अल्पकालीन आयोजन करके चलता है। नेक्स्ट, दबावकारी शक्ति में भिन्नता। टेलर ने ठीक ही कहा है, सरकार और निजी व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लोगों पर दबाव डालने की दोनों की शक्तियों में मित्रता है। जहां लोकप्रिय शासन होता है, वहां व्यवसाय नीति की अपेक्षा सरकारी नीति का निर्धारण हो जाने पर कर तो देने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं होने पर कर से बचने के लिए आप कर योग्य आगे न कमाएं। जिन चीज़ों पर कर लगा हो वह ना खरीदे, जीवन में संपत्ति का अर्जन न करें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बाध्यकारी शक्ति को देखते हुए राजकोषीय नीति का निर्धारण बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस शक्ति को केवल इस आधार पर उचित कहा जा सकता है कि इसके प्रयोग से जन कल्याण का या मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट, आय की प्रकृति और लोच में अंतर। राज्य की बाध्यकारी शक्ति के आधार पर व्यक्ति की आय की तुलना में राजकीय आय की अनिवार्य विशेषता बताई गई है। राज्य व्यक्तियों को कर देने के लिए बाध्य करके अपने अनुसार आय प्राप्त कर सकता है, जबकि व्यक्ति इस प्रकार से अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकता। व्यक्तिगत आय की अपेक्षा राजकीय आय लोचपूर्ण अधिक होती है। सरकार पुराने करों में वृद्धि कर सकती है, नए कर लगा सकती है, आंतरिक और बाह्य ऋण प्राप्त कर सकती है, पत्र मुद्रा का अतिरिक्त निर्गमन कर सकती है, जबकि निजी वित्त व्यवस्था में आय के साधन लगभग बेलोचदार होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट, ऋण की प्रकृति में अंतर। दोनों व्यवस्थाओं में ऋण की प्रकृति में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। एक व्यक्ति जब ऋण लेना चाहता है तो यह ऋणदाता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे ऋण प्रदान करे अथवा नहीं, लेकिन सरकार नागरिकों को ऋण देने के लिए विवश कर सकती है। यह अंतर विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम समान प्रवृत्ति वाली वस्तुओं की तुलना करें तो जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य को ऋण देने के लिए विवश नहीं कर सकता। इस प्रकार वर्तमान में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में बलपूर्वक ऋण लेना सुगम नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में राज्य अपने नागरिकों का ही सामूहिक रूप होता है।
केवल तानाशाही देशों में ही ऐसा संभव हो सकता है। नेक्स्ट, साधनों की प्रचुरता में अंतर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एक मौलिक अंतर यह है कि सरकार या सार्वजनिक संस्था की बाजार में किसी एक व्यक्ति से अधिक साख और दोनों के साधनों में अत्यधिक भिन्नता होती है। व्यक्तिगत आय के साधन सीमित होते हैं, जबकि सरकार की वित्तीय स्थिति और वित्तीय पहुंच अत्यंत व्यापक होती है। वह विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकती है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकती है, जबकि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सरकार दीर्घकालीन ऋण भी प्राप्त कर सकती है, जबकि व्यक्तियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। सरकार को अधिक सरल एवं सुविधाजनक शर्तों पर ऋण प्राप्त हो जाते हैं, जबकि व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट, घाटे और बचत संबंधी अंतर। निजी वित्त व्यवस्था में बचत करना श्रेष्ठता का प्रतीक है। व्यक्ति द्वारा अपनी आय में से कुछ बचाना उसकी बुद्धिमत्ता का एक अच्छा पर्याय है, किंतु लोक वित्त में यह स्थिति नहीं है। यदि कोई सरकार बचत का बजट अर्थात सरप्लस बजट बनाती है, तो यह समझा जाता है कि वह जनता पर अनावश्यक करारोपण कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही है। सरकार द्वारा बचत के बजट से दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि सरकार के पास रकम लगाने के लिए विकास योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में देश में आर्थिक विकास की गति अत्यंत शिथिल हो जाएगी। वर्तमान में विकासशील देशों में सरकारें प्राय घाटे के बजट बनाकर आय की कमी की पूर्ति अतिरिक्त मुद्रा निकाल कर भी करती है। नेक्स्ट, नियोजन की प्रकृति और सरकार में अंतर। व्यक्ति अपने आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाकर अपनी गृहस्थी की योजनाएं बनाता है। राज्य भी व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का नियोजन करता है तथा योजनाओं पर व्यय किए जाने वाले धन की उपलब्धि के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है। व्यक्ति द्वारा भविष्य के लिए आयोजन करना सरकार की अपेक्षा अधिक सरल और महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के सामने प्रतिदिन नवीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा विश्व अशांति, अकाल, महामारी, राष्ट्रीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति आदि अनेक घटनाएं सरकार के पूर्व निर्धारित अनुमानों को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट, गोपनीयता का अंतर। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था गोपनीय रहती है, जबकि सार्वजनिक अर्थनीति और साधनों का व्यापक प्रचार किया जाता है। व्यक्ति अपने आय व्यय का और अपनी बचत एवं ऋणों का परिचय किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण यह होता है कि बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जबकि इसके विपरीत सार्वजनिक वित्त का ब्यौरा न केवल प्रकाशित किया जाता है, बल्कि उसके मदों पर परामर्श कर जनता की जानकारी में भी लाया जाता है। सार्वजनिक वित्त की संपूर्ण मदों और उसके हिसाब किताब का लेखा परीक्षण होता है तथा रिपोर्ट लोकसभा, विधानसभा और साधारण बैठक में प्रस्तुत भी की जाती है। नेक्स्ट, संगठन और सुरक्षा संबंधी अंतर। सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था एक शक्तिशाली संगठन के माध्यम से होती है, क्योंकि लेन देन की रकमें बहुत बड़ी होती है। निजी वित्त की व्यवस्था के लिए ऐसे किसी संगठन की आवश्यकता नहीं होती। यह अंतर दोनों क्षेत्रों के आधार की भिन्नता का फल है। वास्तव में दोनों व्यवस्थाओं में सुरक्षा पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में भी अंतर है। व्यक्ति को सुरक्षा पर व्यय करने की चिंता इतनी अधिक नहीं होती, जबकि राज्य पर यह प्रधान कर्तव्य होता है कि वह जनता को जान माल की सुरक्षा प्रदान करे। सरकार को विदेशी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सेना और सुरक्षात्मक सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वायत्त संस्थाओं को भी सुरक्षा के लिए गार्ड रखने पड़ते हैं। व्यक्तियों को ऐसी कोई भी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। सुरक्षा पर व्यय करना राज्य के लिए कभी कभी तो इतना आवश्यक होता है कि अन्य मदों पर किए जाने वाली व्यय की मात्रा में कुछ कमी भी कर दी जाए, जिससे कि सुरक्षा विभाग पर अत्यधिक व्यय किया जाए। सार्वजनिक हित की यह विशेषता निजी वित्त में नहीं होती है।
सारगर्भित रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अर्थ प्रबंध और सार्वजनिक वित्त आय व्यय दोनों मदों में कुछ मौलिक अंतर हैं और दोनों को समानांतर स्तरों पर चलाना अत्यंत कठिन है। आज के चेतनशील और प्रजातांत्रिक युग में राज्य का उत्तरदायित्व असीमित होता जा रहा है। न केवल राज्य सुरक्षा के लिए ही उत्तरदायी है, अपितु राष्ट्र का संपूर्ण विकास दायित्व भी उसके कंधों पर है। अपने इन सब कार्यों के लिए सरकार को विशाल आय व्यय के साधन जुटाने पड़ते हैं, जबकि व्यक्ति विशेष को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है।